Question number 23. Bail and Yale are equal partners of a firm. They decide to dissolve their partnership on 31st March 2022, at which date their balance sheet stood as follow. देखिए ये बैलेंस शीट दी है, फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है। बैलेंस शीट के बाद इन्होंने नीचे बताया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज से क्या क्या रियलाइज हुआ है। तो देखिए द एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक से 22,000, डेटर्स से 7,500, मशीनरी से 16,000, बिल्डिंग से 35,000 रियलाइज हुआ है। ये टुक फर्नीचर एट 9,000 रुपीज। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2,500। यहाँ हमें क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, लोन बाय बेल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमें डिसोल्यूशन करना है तो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट हमें क्लोज करने पड़ेंगे। सारी एसेट्स को जिनको हमें रियलाइज करना है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इन सबको हमें रियलाइजेशन के टीआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिससे कि इनके अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। लेकिन बैंक को नहीं करना है, क्योंकि बैंक लिक्विड एसेट है, इसे हमें कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी लिक्विड एसेट है। तो हम सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कौन सी एसेट हैं? सबसे पहले है बिल्डिंग। बिल्डिंग 45,000 की है। इसके बाद है मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। देखिए ये सारी एसेट्स हो गई। इसके बाद हमें लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ही हम रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर करते हैं, और जो इंटरनल लायबिलिटी है, जो कि पार्टनर्स का लोन है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। उनका एडजस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है। तो देखिए इधर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज देखें तो केवल क्रेडिटर्स है। लोन बाय बेल, ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। जनरल रिजर्व, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हम केवल क्रेडिटर्स को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। देखिए सारी एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया है। एक लायबिलिटी जो लोन बाय बेल है, उसे हमने ट्रांसफर नहीं किया है, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसे रियलाइजेशन से पेमेंट नहीं किया जाएगा लोन बाय बेल का। देखिए हमने लोन बाय बेल का अकाउंट बना दिया है। इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब हम देखते हैं एसेट्स से रियलाइज कैसे हुए हैं अमाउंट। तो देखिए एसेट्स कैसे रियलाइज हुई हैं। स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सारी एसेट्स से ये अमाउंट रियलाइज हुए हैं। देखिए ये सारी एसेट्स कैश में रियलाइज हुई हैं, तो इसे रियलाइजेशन के सीआर में दिखाया जाएगा बाय कैश के नाम से। देखिए स्टॉक से 22,000 रियलाइज हुआ है, डेटर्स से 7,500 रियलाइज हुआ है, मशीनरी से 16,000 रियलाइज हुआ है, बिल्डिंग से 35,000 रियलाइज हुआ है। इस तरीके से सारी एसेट्स को मिलाकर 80,500 रुपये रियलाइज हुआ है। इसके अलावा देखिए ये कहा है ये टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। इसका मतलब फर्नीचर जो है वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, तो बाय कैश ना दिखाकर बाय येल्स कैपिटल लिख देंगे, क्योंकि येल एक पार्टनर है और वो फर्नीचर टेक ओवर करके लेके गया है 9,000 रुपये में। इसके बाद कहा है बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखिए हमने बेल के लोन का सेपरेट अकाउंट बनाया है। लोन 3,000 रुपये का है, लेकिन बेल को कितना पेमेंट किया गया है? 2,500 रुपये फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3,000 का लोन 2,500 में सेटल हो गया। इसका मतलब फर्म को यहाँ पर गेन हो रहा है 500 रुपये का, और ये जो 500 रुपये का गेन है ये फर्म के लिए गेन है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ से ये अपने आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ से इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ जाएगी बाय बेल्स लोन अकाउंट, 500 रुपये। इसके बाद दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 2500 रुपये के। देखिए एक्सपेंस और लाइबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से किया जाता है टू कैश करके। एक्सपेंस है 2500 रुपये के। इसके बाद देखिए लाइबिलिटीज के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, इसका पेमेंट कैसे किया गया है नहीं बताया गया है। तो देखिए आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उस लाइबिलिटी का फुल पेमेंट किया जाता है। फुल मतलब 14000 के क्रेडिटर्स हैं तो उनका यहाँ पर फुल पेमेंट 14000 ही किया जाएगा। इस तरीके से टोटल टू कैश में आएगा 16500। अब हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे और पता करेंगे कि रियलाइजेशन पे गेन हो रहा है या लॉस। तो हमने देखा यहाँ पर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है जो कि लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 16500 का डिफरेंस है, ब्रैकेट में बता दीजिए ये लॉस है। तो दो पार्टनर हैं बेल और येल। देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में दिया, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स। का मतलब ये जो लॉस है इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8250 8250। देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट और बेल का लोन अकाउंट बन गया है। अब हमें यहाँ पर एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। देखिए पीसीए बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि और क्या क्या हमें करना होता है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज अगर पूछी गई हैं तो। उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना होता है, वो हमने बना दिया। इसके बाद हमें रिजर्व, पी&एल और डेफर्ड एक्सपेंस का भी एडजस्टमेंट करना है और WCR का भी करना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 8000 रुपये। इस 8000 रुपये को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, जैसे कि नॉर्मली जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, बेल और येल, तो टू बेल्स कैपिटल और टू येल्स कैपिटल। यहाँ पर 8000 रुपये का जनरल रिजर्व है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4000 रुपये और 4000 रुपये। देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए हैं बैलेंस शीट के अंदर, उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए बेल का दिया है 50,000 और येल का दिया है 40,000 रुपये। अब देखिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में से यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग देंगे। तो यहाँ पर देखिए येल ने फर्नीचर टेक ओवर किया था, ये येल के कैपिटल अकाउंट में डीआर में आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। ब्रैकेट में आप बता सकते हैं कि ये फर्नीचर टेक ओवर करने की वजह से इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पार्टनर्स को जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। 8250 8250। तो हमने रियलाइजेशन से तो पोस्टिंग यहाँ पर दे दी। अब इधर देखिए एक जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें बेल और येल दोनों की कैपिटल सीआर हुई है, तो उसे यहाँ पर दिखाएंगे बाय जनरल रिजर्व 4000 और 4000। अब हम देखेंगे कि बेल और येल का कितना पेमेंट करना है। जो भी इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा उतना इन्हें कैश दे दिया जाएगा। कैश या बैंक के नाम से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेल का बैलेंस आ रहा है 45,750 और इसका आ रहा है 26,750। दोनों का पेमेंट कर दिया। अब हमें एक कैश अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैश अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट में जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हुआ है वो लिख देंगे, जो कि दिया हुआ है 11,000 रुपये। अब हम पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में से पोस्टिंग देंगे कि एसेट्स बेच के कितना कैश आया है। तो आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को बेच के टोटल कितना कैश आया था 80,500। तो ये रियलाइजेशन के सीआर में लिखा है, इसलिए कैश अकाउंट के डीआर में आएगा टू रियलाइजेशन 80,500। और इधर देखिए लाइबिलिटीज और एक्सपेंस का पेमेंट किया था टू कैश लिखा हुआ है, तो ये रियलाइजेशन के डीआर में लिखा है, इसलिए कैश अकाउंट के सीआर में इसकी पोस्टिंग होगी 16,500। इसके अलावा देखिए हमने एक लोन बनाया था बेल का लोन अकाउंट,
उसका हमने पेमेंट किया था 2500 रुपये बाय बेल्स लोन, क्योंकि फॉर्म के ये भी 2500 रुपये गए हैं। इसके बाद देखिए पार्टनर्स को पेमेंट किया गया है, बेल और येल को 45,750 से और 26,750। तो बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट, बाय येल्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका पेमेंट हुआ है 45,750 और इसका हुआ है 26,750। इस तरीके से हमारा टोटल कैश और बैंक अकाउंट बन गया। अब हमें इस अकाउंट का टोटल करना है। तो देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है 91,500 और इधर का आ रहा है 91,500। देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कैश का कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, क्योंकि फॉर्म का डिसोल्यूशन हो गया है तो कैश का बैलेंस बचेगा भी नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2022। Their profit sharing ratio was 3:1 and their balance sheet was as under। देखिए यहाँ बैलेंस शीट दी है, इसके बाद नीचे आपको बताया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द स्टॉक वॉज वैल्यू ऑफ 41,660 was taken over by Shilpa for 35,000 and she agreed to discharge bank loan. Remaining stock was sold for 14,000. Debtors of rupees 10,000 realized 8,000. Land is sold for 1,10,000. Remaining debtors realized 50% of their book value. Cost of realization expense 1200. There was a typewriter not recorded in the books worth rupees 6,000 which was taken over by one of the creditor at this value. Prepare realization account, partners capital account and cash account. देखिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। लैंड को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के डीआर में, स्टॉक को कर देंगे, डेटर्स को कर देंगे, लेकिन नंदास कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि ये एसेट नहीं है, ये नंदा की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब उसकी कैपिटल ओवरड्रॉन है। और ये कैश है, ये ऑलरेडी लिक्विड एसेट है, इसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और लायबिलिटीज में से बैंक लोन ट्रांसफर होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर होंगे। पीबीडी ये एसेट के अगेंस्ट बनाया गया प्रोविजन है, मतलब डेटर्स के अगेंस्ट, ये भी ट्रांसफर होगा लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया जाता है। जनरल रिजर्व ये फ्री रिजर्व है, ये कोई हमारी लायबिलिटी नहीं है जिसका कि हम पेमेंट करें, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए एसेट्स में से क्या क्या ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले लैंड है 81,000, इसके बाद देखिए स्टॉक है 56,760, इसके बाद डेटर्स है 18,600 रुपये के, इसके बाद नंदा का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा और कैश भी नहीं आएगा क्योंकि वो लिक्विड एसेट है। अब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो लायबिलिटीज में देखिए पहले दिया है बैंक लोन, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसे भी ट्रांसफर किया जाएगा। पीबीडी ये भी ट्रांसफर किया जाएगा, हालांकि इसका हमें पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ये एसेट के अगेंस्ट बनाया गया प्रोविजन है इसीलिए इसे ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी देख लीजिए क्या होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू शिल्पास कैपिटल, टू मीनास कैपिटल एंड टू नंदास कैपिटल। ये जनरल रिजर्व सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा P&L का बैलेंस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेफर्ड एक्सपेंस होगा वो भी राइट ऑफ हो जाएगा, और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो 12,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। इन तीनों का रेशियो 3:1 है, तो 3:1 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे 6,000, 4,000 और 2,000। खैर अब हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाते हैं। हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है। अब हम देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले कहा द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 वर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000, मतलब स्टॉक को शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया है। देखिए जिन एसेट से कैश रियलाइज होता है उसे हम रियलाइजेशन के सीआर में बाय कैश में दिखाते हैं, और अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय शिल्पास कैपिटल हो जाएगा क्योंकि उसने स्टॉक को टेक ओवर किया है। देखिए ये अमाउंट शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पोस्ट हो जाएगा, लेकिन हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितने में शिल्पा ने टेक ओवर किया है। स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है इससे मतलब नहीं है,
शिल्पा ने कितने में टेक ओवर किया है उस अमाउंट से शिल्पा का कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। इसके बाद शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। देखिए बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होगा। अगर फॉर्म पेमेंट करती है लायबिलिटी का या एक्सपेंस का तो टू कैश में आता है। अगर कोई पार्टनर फॉर्म की तरफ से लायबिलिटी या एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर शिल्पा ने इस लोन के पेमेंट की जिम्मेदारी ली है तो टू शिल्पास कैपिटल आ जाएगा। ब्रैकेट में आप बता दीजिए बैंक लोन। तो बैंक लोन कितने का है? 20,000 का है। तो 20,000 रुपये यहाँ से शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएंगे। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 14,000। देखिए बाकी का स्टॉक बेच दिया गया है तो वो बाय कैश में आएगा, 14,000 में बिका है। डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। देखिए पूरे टोटल डेटर्स हैं 18,600 रुपये। इसमें से केवल 10,000 की बुक वैल्यू के जो डेटर्स हैं उनको रियलाइज किया गया है तो उनसे रियलाइज हुआ है 8,000 रुपये। तो ये 8,000 रुपये बाय कैश में आएगा। इसके बाद दिया है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो ये बाय कैश में आएगा लैंड 1,10,000 रुपीज। इसके बाद दिया रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। देखिए टोटल डेटर्स थे 18,600 के, जिसमें से 10,000 के डेटर्स से तो 8,000 रियलाइज हो गए, बाकी 8,600 की बुक वैल्यू के डेटर्स रह गए हैं। इनसे कहा गया है 50% रियलाइज हुआ है। इसका मतलब 8,600 का 50% 4,300 रुपये इनसे रियलाइज हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ बाय कैश में दिखाया है डेटर्स को, पहले जो 8,000 रियलाइज हुए थे उसी में आप 4,300 और ऐड कर दीजिए। इसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। ये रियलाइजेशन के एक्सपेंस हैं, ये फॉर्म ने पे किए होंगे तो टू कैश में आ जाएगा। देखिए लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से होता है। इसके बाद दिया है देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ ₹6,000 विच वाज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है। ये टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन इसको एक क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया है। तो कितने में टेक ओवर किया है? 6,000 में। तो देखिए जब कोई एसेट लायबिलिटी से सेटल हो जाए, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एसेट और लायबिलिटी सेटल होंगी तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। आगे हम देखते हैं, आगे कुछ नहीं दिया है। तो देखिए इधर हम ये देख लेते हैं कि क्या सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। तो देखिए दो ही लायबिलिटी है, बैंक लोन और क्रेडिटर्स। पीवीडी का तो पेमेंट नहीं होता है, बैंक लोन का तो पेमेंट हो गया, शिल्पा ने कर दिया, लेकिन क्रेडिटर्स के पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट किया जाएगा। लेकिन देखिए क्रेडिटर्स कितने के हैं? 37,000 के। उसमें से 6,000 के क्रेडिटर्स ने तो टाइपराइटर को टेक ओवर कर लिया था, तो उन 6,000 का क्रेडिटर्स का तो पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो बाकी के जो 31,000 के क्रेडिटर्स रह गए हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। हम टोटलिंग कर लेते हैं कि बाय कैश टू कैश कितना है। तो देखिए ये है टोटल 1,36,300। इसका टोटल है 32,200। अब हम रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया तो यहाँ पर क्रेडिट बड़ा था, डेबिट छोटा था। इसका मतलब गेन आ रहा है और वो गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर गेन आ रहा है 20,940 रुपये का, और इस गेन को तीनों पार्टनर शिल्पा, मीना और नंदा में बांट दिया जाएगा। इनका रेशियो है 3:2:1। तो 20,940 को हम जब 3:2:1 में बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 10,470, 6,980 और 3,490। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ किसी पार्टनर का लोन तो नहीं है, पार्टनर्स लोन नहीं बनाना है। अब हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में हम जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए हैं शिल्पा और मीना के और नंदा के, वो लिखेंगे। तो देखिए शिल्पा और मीना का तो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है कैपिटल का बैलेंस 80,000 और 40,000। लेकिन जो नंदा का कैपिटल का बैलेंस है वो ओवरड्रॉन कैपिटल है क्योंकि वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नंदा की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो इसे डेबिट में दिखाया जाएगा।
इसके बाद देखिए हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट से जो शिल्पा ने स्टॉक टेक ओवर किया है और जो उसने लोन का पेमेंट किया है उसकी पोस्टिंग देंगे। तो देखिए शिल्पा ने स्टॉक टेक ओवर किया है 35,000 रुपये में, जो कि रियलाइजेशन के CR में दिख रहा है। उसकी पोस्टिंग शिल्पा के कैपिटल अकाउंट के DR में होगी रियलाइजेशन के नाम से 35,000 रुपये। इसके अलावा शिल्पा ने फॉर्म की तरफ से 20,000 रुपये के लोन का पेमेंट किया है। तो ये लोन का पेमेंट शिल्पा ने किया है, इसलिए इसे शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। इसके बाद देखिए ये रियलाइजेशन का गेन आया था, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ से रियलाइजेशन के DR से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR में पोस्टिंग होगी। $10,470, 6,980 और 3,490। इसके बाद देखिए जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था 12,000, उसे हमने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय जनरल रिजर्व 6,000, 4,000 और 2,000। देखिए ये PCA कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर की कैपिटल का कितना बैलेंस है, वो उसे पे कर दिया जाएगा। तो देखिए शिल्पा की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब उसे कैश दिया जाएगा 81,470। इसके बाद मीना की कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है 50,980, ये इसे पे किया जाएगा। इसके अलावा जो नंदा है, देखिए नंदा की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब नंदा से पैसे लिए जाएंगे। नंदा को फॉर्म को पैसे देने पड़ेंगे 17,510 रुपये। इस तरीके से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उनका हिसाब क्लियर हो चुका है। अब हमें बनाना है एक कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक लिखेंगे। कैश और बैंक का अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही बना देना है। देखिए कैश अकाउंट में सबसे पहले जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,840 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसे लिखेंगे टू बैलेंस BD के नाम से 10,840 रुपये। इसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स को रियलाइज किया गया है बाय कैश लिखा है रियलाइजेशन के CR में, इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट के DR में होगी टू रियलाइजेशन के नाम से। ये है 1,36,300 रुपये। इसके बाद रियलाइजेशन के DR में देखिए एक्सपेंस और लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया था, तो टू कैश लिखा हुआ है, ये कैश अकाउंट के CR में आएगा बाय रियलाइजेशन 32,200 रुपये। इसके बाद पार्टनर्स को उनकी कैपिटल का पेमेंट किया गया था, ये देखिए शिल्पा और मीना को। ये शिल्पा और मीना के कैपिटल अकाउंट के DR में है टू कैश, तो कैश अकाउंट के CR में आएगा बाय शिल्पास कैपिटल एंड बाय मीनास कैपिटल। इसके बाद देखिए नंदा की कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो गया था, इसका मतलब उसे 17,510 रुपये लाने पड़े। तो ये नंदा की कैपिटल में CR में दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट में DR में इसकी पोस्टिंग होगी टू नंदास कैपिटल के नाम से 17,510 रुपये। अब हम कैश एंड बैंक अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो टोटल आ रहा है 1,64,650 दोनों साइड में। इसका मतलब कैश कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जब फॉर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो कैश का बैलेंस निल हो जाएगा, कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा।